जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन है वो यूनिक पब्लिकेशन का लेके आए हैं। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वर्कबुक। इसका प्रीवियस ईयर मैंने पहले करा दिया है, टोटल 10। यदि आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट मैंने इसका बना रखा है। और मॉडल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं अभी। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर में आज का जो सेट प्रैक्टिस है वो है 17वें क्रम की, और मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर आज होगी हम लोग की 17 क्रम के अकॉर्डिंग। इसमें टोटल आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 150। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है हम लोग का। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हमें बनाना है 7। तो देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 7 पे आ चुके हैं, जिसमें पहला सेक्शन बनता है वो समान अध्ययन का है। तो आइए समान अध्ययन को बना के देखते हैं कि क्या इसमें प्रश्न बन रहा है। पहला देखिए, समान अध्ययन में पहला प्रश्न है। समान अध्ययन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। कौन सा है मुद्दा जो आर्टिकल 17 के द्वारा रद्द कर दिया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर आपका ए, अस्पृश्यता का अंत। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जिनका नाम है जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है। उनका जन्मदिन का प्रतीक क्या है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, गलदान नामचोट। यह जो है गलदान नामचोट त्यौहार एक महान बौद्ध संत जिनका नाम है जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है। भारत में यह त्यौहार जो है खासकर लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाता है। और इसके अलावा यह त्यौहार मंगोलिया, तिब्बत के कई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। हर साल यह त्यौहार जो है दिसंबर महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो आंसर बनेगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी होगा। जैसे अब देखिएगा, पलास, अमलतास, बेल, खैर, ये सब जो है शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। अगला है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है यह किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर बताइए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक में शामिल क्या क्या है? सूत पिटक है, विनय पिटक है, अब और अधिधाम पिटक है। अगला देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? मूल संदेश इसका क्या है बताइए। आंसर इसका बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन डी, यानी राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा और बड़ों का सम्मान। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है ना। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सेल्यूकस निकेटर के दूत जो था मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय मौर्य समाज के जिन 7 वर्गों का विभाजन किया है वो कौन कौन है? देखिए, पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी भी बोल सकते हैं, पांचवा है सैनिक, छठा है निरीक्षक और सातवां है सभासद। अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो आंसर बनेगा आपका बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी होगा। यह 399 से लेकर 414 ईस्वी तक फाहियान आया था, यहाँ पे रहा था।
और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो था 375 से लेके 414 तक इसकी शासनकाल भारत में रही। अगला प्रश्न है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बनेगा राइट आंसर डी, ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट वंश के साथ युद्ध के लिए और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था चोल काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गोपुरम कहलाते हैं। गोपुरम कहलाते हैं। यह ऊपर किरीट कलश में शोभमान होता है। अगला है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में मिलता है। वास्तव में हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो कौन था? आंसर बनेगा सी, बलबन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन कहिए या गयासुद्दीन बलबन बोलिए इसको। 1266 से लेकर के 1286 तक इसने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान या शासक था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है। इसके राजस्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। पहला, जैसे आप देखेंगे कि राजवंश अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। दूसरा क्या है कि राजतत्व की देवी संस्था मानते हुए उनसे स्पष्ट किया कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, अतः इसका स्थान पैगंबर के बाद है। अगला है भारत में कागज का प्रयोग कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, 12वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 11वीं शताब्दी तक अज्ञात था। 12वीं शताब्दी में इसे प्रचलन में शुरू किया गया। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? किसके दरबार में हुआ था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुआ था, जब पुर्तगाली जो है पुजारियों ने इसे यूरोपीय पेंटिंग्स भेंट किया था। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस? तो आंसर बनेगा डी, 29 जून को मनाते हैं सांख्यिकी दिवस। पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2007 में मनाया गया था। और यह जो है सांख्यिकी दिवस किनके जयंती पे मनाते हैं हम लोग? पीसी महालनोबिस जी के जयंती पे मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किसको नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को। आंसर बनेगा बी, ग्वालियर को नहीं मिलाया था। प्रथम आंग्ल युद्ध सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से लेकर 46 के बाद सिंध को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया था। अवध को 1856 में तथा सतारा को 1848 में मिला लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में, बट ग्वालियर को नहीं मिलाया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था, आंसर इसका डी बनेगा, इनमें सभी, यानी नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना। ये था नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा, मतलब कि उत्पादन भी खुद करता है और उपभोग भी खुद करता है सबसे ज़्यादा। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ?
तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड कर्जन जो था 1899 से लेके 1905 तक शासन किया। कौन? कर्जन। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपन्न कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया और इसका स्वरूप स्वदेशी हो गया, देशव्यापी हो गया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1929 में हुआ था। आंसर ए बनेगा 1929। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। इसी के साथ उनके नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला है कि किस अधिनियम के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत? तो आंसर बनेगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना। अगला प्रश्न है 1936 में बना। वैसे निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? कौन कमेटी थी? तो आंसर बनेगी आपकी ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। राइट आंसर बी होगी, अशोक मेहता कमेटी। 1978 में गांवों में अलग न्याय पंचायत बनाने की अनुशंसा की थी अशोक मेहता कमेटी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। आंसर डी बनेगा। कानूनी व्यवस्था के संबंध में अन्य शक्ति जो है राज्य सरकार को प्राप्त है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? कौन सी सूची में है पंचायती राज प्रणाली? तो यह है राज्य सूची में। आंसर बनेगा बी, राज्य सूची में है। अगला है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? कौन करवाया था? गुप्त वंश के शासक। आंसर ए बनेगा। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के शासक करवाए थे। यह स्तंभ महरौली दिल्ली में जो कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। इस स्तंभ का खास बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। किस सभा में पेश किया जा सकता है? तो यह पेश किया केवल लोकसभा में। आंसर ए बनेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अंतर्गत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति अत्यंत सीमित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 के 2 में 124 के 2 में बोला गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के 2 में प्रावधान है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है? तो वो कौन सा देश है? आंसर बनेगा वो सी, चीन से नहीं लिया गया। कोई भी प्रावधान जो है चीन से नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ये बताना है आपको। मतलब उनकी जो है रिटायरमेंट किस वर्ष हो जाती है? तो आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। यह किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के प्रावधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष
निर्धारित है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में कौन है? मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। आंसर बी बनेगा, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। अगला है इरडा। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? किस क्षेत्र से संबंधित है इरडा? बीमा से है। आंसर बनेगा बी, बीमा, इंश्योरेंस। अप्रैल 1993 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक बीमा सुधार समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिश पर बीमा क्षेत्र के नियमन और विकास के लिए 1999 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा अधिनियम पारित किया गया। 19 अप्रैल 2000 को इरडा अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। अगला है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। क्या नाम है इसका? तो आंसर बनेगा आपका बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास, ग्रामीण राष्ट्रीय बैंक। आंसर बी बनेगा यहाँ पे, यानी नाबार्ड इसको बोलेंगे हम लोग, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? नाबार्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश का मुद्रा है? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, इराक की जो है मुद्रा क्या है? दिनार है। चीन का क्या है? चीन का युआन है। ईरान का क्या है? तो ईरान का रियाल है। ईरान का क्या है? रियाल। ठीक है, ईरान का रियाल है। इराक का क्या है? तो दिनार अभी हमने देखा। फिर इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशियाई रुपया है। अगला है कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान जो है यह किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो यह जो है 1980 में स्थापित होती है कालिदास सम्मान पुरस्कार। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? कब बना? तो यह बना 1975 ईस्वी में। आंसर डी बनेगा 1975। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया पुनः 1975 में। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा, यानी पूरे राज्य नहीं मिला उसको, पूरे राज्य का दर्जा नहीं मिला, बट पुनः फिर से 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और उसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला है कि भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? कब से लागू हुआ? तो 2005 से। आंसर बनेगा डी, कब से लागू हुआ? 2005 से, 1 जुलाई 2005। अगला क्वेश्चन है शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? ट्रिम्स से क्या बनता है? व्यापार संबंधित निवेश उपाय बनता है। आंसर सी बनेगा। अगला है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। क्या है? दूसरे की तुलना में है कम। आंसर ए बनेगा, दूसरे की तुलना में क्या है? कम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कपास के अर्धशुष्क भागों की खरीफ ऋतु में बोई जाती है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत में कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। तो इसमें ऑप्शन बेसिस पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाई जाती है? यह पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के अंतर्गत पाई जाती है। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन
कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो कब की गई थी? 1950 में किया गया था। राइट आंसर बनेगा डी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? कौन सा उपागम? तो आंसर बनेगा बी, सक्षमता उपागम। आंसर राइट आंसर बी है। 1998 अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाता है इनको, नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन के नाम से कौन जाना जाता है? सैंटोस। आंसर बी बनेगा, सैंटोस। ब्राज़ील के सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। सैंटोस ब्राज़ील के साओ पाउलो प्रांत पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो किस राज्य के अंतर्गत? आंसर बनेगा डी, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी है जो नदी द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। आंसर सी बनेगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? कितना है? 12% है। आंसर बी बनेगा, 12%। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से कौन सा जनगणना वर्ष जाना जाता है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, 1921। भारत के जननांकीय इतिहास वर्ष 1921 में महान जननांकीय विभाजक डेमोग्राफिक डिवाइडर के संज्ञा दी गई है। 1911 से 21 के दशक में भारत की जो जनसंख्या थी वो क्या थी? ऋणात्मक थी, यानी घटी थी, और उसके बाद अभी तक बढ़ती ही जा रही है, और पूरे विश्व में अभी भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु राज्य में बताना है, तो ये सूती वस्त्र कोयम्बटूर में। आंसर बी बनेगा। सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी होने के चलते इस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? रबर के उत्पादन में कौन सबसे आगे है? तो आंसर बनेगा आपका बी, केरल सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किसको किसको जोड़ता है? तो आंसर बनेगा आपका हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राइट आंसर बनेगा सी, गंगा नदी से गुजरने वाली 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद टू हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा अधिकृत रूप से प्रदान किया गया है। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी बेल्ट जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है तांबा खनन के लिए। आंसर बनेगा ए, तांबा खनन के लिए है। अगला जो सेक्शन आता है हमारा सामान्य विज्ञान एवं गणित है। देखिए क्या है क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन है कि विद्युत लैंप का आविष्कार किया कब, किसके द्वारा किया गया है विद्युत लैंप? तो एडिशन के द्वारा किया गया है। विद्युत लैंप का आविष्कार विद्युत एडिशन के द्वारा किया गया है। आंसर ए बनेगा, थॉमस एडिसन ने किया है। थॉमस एडिसन एक महान अमेरिकी वैज्ञानिक एवं व्यवसायी थे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5,600 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ वस्तु को 2,400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो लाभ ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हम लोग लाभ ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य यानी सीपी
5600 प्लस 2400 बाई 2, टोटल मेरा सीपी निकल जाएगा। तो 8000 होगा जोड़िएगा तो, बाई 2 काटिएगा तो यानी 4000। ये मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल गया। तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो 5600 में से घटाइएगा 4000 बाई 4000 होगा, मल्टीपल 100, 20 से 20 कैंसिल, 5600 में से 4000 घटाइएगा तो 1600 बाई 40 कैंसिल, 4 जाए यानी 40 टाइम्स। हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 40% का। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी बन गया। क्या होती है खतरे के संकेत के लिए लाल ही बत्ती क्यों लगाई जाती है? इसकी न्यूनतम जो है बिखराव होती है इस कारण। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका न्यूनतम बिखराव तो होता ही है। लाल बत्ती में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य के कारण कम बिखराव होता है और अधिक दूरी तक तय कर पाती है। अगला है कि यदि विश्वा की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1300 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना मिनट का समय लगेगा? तो आपके पास स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, आपको निकालना क्या है, टाइम। तो आपको क्या करना है, एक यूनिट में, किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में ऑलरेडी है, हमें मिनट में निकालना ही है। तो चलिए इसे हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है 26 है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीपल कटने हैं तो काट सकते हैं। 2 से 2 9 जा, 2 से 13 टाइम्स में, यानी 13 मल्टीपल 5/9 लिख सकते हैं। इतना ये आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक, 13 मल्टीपल 5/9। अब हम लोग निकालते हैं हमारा समय कितना है। तो टाइम बराबर होता है क्या है, टाइम बराबर आपको पता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 1300 मीटर है, बाई आया कितना है, 13 मल्टीपल 5/9 है, तो 9 तो हमारा आ जाएगा ऊपर। ठीक, अब काटिए, 13 से 100 टाइम में कटेगा, इसको काटिएगा 20 टाइम्स में, यानी अब करिएगा मल्टीपल 20 मल्टीपल 9 यानी 180। 180 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 सेकेंड इक्वल 3 मिनट 12, 160 इक्वल 1 मिनट होती है, 3 टाइम्स मल्टीपल करिएगा तो 18, 180 इक्वल 3 मिनट्स। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन की दो संख्याओं का आपका दिया है मसः और लसः क्रमशः 8 और 224 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 4:7, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है हमें बतानी है। तो आइए हम लोग बड़ी संख्या निकालते हैं। हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 7x। चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग क्या आंसर आ रहा है हमसे। पहली संख्या हमारा 4x, दोनों का गुणनफल लसः गुने मसः यानी 7x गुने 4x इक्वल कितनी आनी चाहिए, 224 मल्टीपल 8, इतना ही ना। तो यहाँ पे करेंगे 7 4 जा 28, एक्स स्क्वायर इक्वल 224 मल्टीपल 8/7 मल्टीपल 4। काट सकते हैं इसको 2 टाइम्स में, इसे भी काटिए 32 टाइम्स में, यानी x इक्वल कितनी हो जाएगी 64 की स्क्वायर रूट, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। x की वैल्यू आ गई 8, तो आपको सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी 7x वाली है, तो 8 7 जा 56। तो राइट आंसर हमारा 56 आ रहा है। देखिए 56 ऑप्शन नंबर कौन सी है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है कि सब ध्वनि जो है सबसे अधिक गति से चलती है, किस में चलती है? तो आंसर बताइए, इस्पात में चलती है। आंसर सी बनेगा, ठोस में, सॉलिड में चलती है। क्वेश्चन है कि एक कार का भार 1500 किलोग्राम है ना। 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए बल कितना होगा, कितना बल होगा? आइए हम लोग निकालते हैं। आपके पास मास दिया हुआ है कितना, 1500 kg, एम दिया है
1500 kg। आपके पास टाइम भी दिया है 10 सेकेंड, भी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, बट यू आपका नहीं दिया है। यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है फॉर्मूला इक्वल एफ इक्वल होता है क्या है, एम ए होता है ना। तो ए के बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भी माइनस यू बाई टी लिखते हैं ना। ये पता है एक्सेलरेशन इक्वल इतनी होती है। तो बस यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसके जगह पे हम लोग ये लेंगे। तो एम का वैल्यू 1500 है ही, और भी की वैल्यू 30 माइनस 0/10 रखेंगे। ठीक, 1500 मल्टीपल 30 माइनस 0/10, 1500 मल्टीपल 30/10। काटिए इसको, 4500 क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन आ गया। 4500 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर देखें, 4500 न्यूटन, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए तो कम होगा, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो उसकी भार जो होगी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 kg है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो उस कितनी जूल होगी उसकी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आपके पास मास दे रखा है, ठीक है, भी दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mv² होता है ना। तो m की वैल्यू दिया है, भी का भी दिया है, तो रखिए यहाँ पे 1/2। m की वैल्यू है 2 kg है ना, तो 2 रखे। भी यदि इसका होल स्क्वायर करेंगे आप तो कितनी रहेगी, ये तो इतना ही रहेगी, बस एक क्या होगा क्योंकि ये 2 टाइम्स मल्टीपल किया जा रहा है तो यानी कि 0.1 हो जाएगा है ना। एक और डेसिमल में एक और डिजिट बढ़ जाएगी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब आंसर जो आएगा 0.01 ये आंसर आएगी है ना। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट है उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दाब होता है, किसके बराबर होता है। तो आंसर बनेगा आपका सी, 760 मिलीमीटर पारे से अधिक होता है, आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, कितना होगा। समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 प्लस R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कितना है 3 × 6 और 3 + 6 यानी 9, 3 3 जा 3 2 जा, कितना ओम आया 2 ओम। तो राइट आंसर हमारा बना ऑप्शन सी। बोल रहा है क्या कि 8000 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 15% वार्षिक दर पर कितने समय में 12,167 रुपया हो जाएगी, कितने समय में होगी। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है अमाउंट, दिया हुआ है मूलधन, यानी ये दिया है प्रिंसिपल, ये दिया अमाउंट, हमारे पास रेट दिया है, हमें निकालना है टाइम। तो आइए हम लोग निकालते हैं टाइम। आपको पता होगा कि अमाउंट की फार्मूला बनाते हैं P × 1 + R/100 बाई T या N लिखते हैं। A दिया है, P दिया है, R दिया है, हमें निकालना है N। तो A की वैल्यू कितनी है 12167 बाई P की वैल्यू 8000 है, इक्वल 1 + R की वैल्यू कितनी है 15/100 की पावर N या T रखें। काटिए इसको, 5 से ही काट सकते हैं, 5 दिए 15, 5 से 20 यानी 23/20 आ गई बाई T। अब इसे आप छोटा भी कर सकते हैं या फिर इतना भी रहने दे सकते हैं।
अब 12,167 देखिएगा ना, तो ये 23 का होल क्यूब और ये 20 का होल क्यूब होती है ना। तो आप देख रहे हैं इधर 23 इधर 23, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। हमें टाइम ही निकालनी थी ना, टी तो निकल गया, राइट आंसर बन गया बी 3 वर्ष। अगला देखिए क्वेश्चन कि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, हमें बतानी है। तत्वों के द्रव्यमान 18, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पता करना है। हमें पता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या करते हैं। टोटल कितना है द्रव्यमान 18, उसमें से प्रोटॉन घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा 11, यानी कितना आ गया हमारे पास 7 और 11। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। आंसर बनेगा डी। काला छिद्र यानी ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है, किससे बनता है? तो यह बनता है भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से। आंसर बी बनेगा। भारी न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व के पदार्थ युक्त पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यहाँ से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, मतलब प्रकाश भी उधर नहीं जा सकता है। 1967 में ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी जो है भौतिकविद जॉन आर्कीबेल्ड व्हीलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, किससे होता है? तो आंसर बनेगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडलीय में होने से। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? क्या था इसका नाम? स्पुतनिक 1। आंसर बी बनेगा स्पुतनिक 1। 1957 में सोवियत संघ, अब उसको रूस बोलते हैं हम लोग, पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया। एक्सप्लोरर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला पृथ्वी उपग्रह है, जो कब भेजा गया था? 1958 में भेजा गया था। 1957 में स्पुतनिक 1 भेजा गया था। नेक्स्ट है स्मॉल जी की इकाई है, स्मॉल जी की इकाई है, आंसर बताइए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। राइट आंसर बनेगी ऑप्शन ए। नेत्र से दूरी की वस्तु साफ न नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने से सुधारा जा सकता है। यदि आपको नेत्र से दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है तो वो किस लेंस या दर्पण के द्वारा सुधारा जा सकता है? तो आंसर बनेगा अवतल लेंस के द्वारा वो सुधारा जा सकता है। राइट आंसर बनेगा बी। उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? डीएनए। आंसर डी बनेगा, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है सुमेलित? विटामिन 1 संतरे से नहीं, ये तो विटामिन सी से मिलता है ना, संतरा में विटामिन सी मिलता है, तो आंसर तो यहीं पे गलत मिल रहा है हमें, सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। विटामिन डी जो है क्वाक यकृत तेल मिलती है कॉड, विटामिन से जो है अंकुरित तेल मिलते हैं हमें गेहूं से, ठीक है। विटामिन के जो है अल्फाल्फा। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोलेथिन।
आंसर बनेगा ए, टेट्राफ्लोरोएथेलीन। यह जो है एक मानव निर्मित बहुलक है जिसका प्रयोग जो है कढ़ाई और खाना पकाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाले लेप के रूप में इसको तैयार किया जाता है। अगला है बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? तो यह बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन होता है जो फिनॉल के फॉर्मेल्डिहाइड से एलिमेशन प्रतिक्रिया पर बनता है। इसकी खोज 1907 से लेकर 1909 के बीच में बेल्जियम के रसायन शास्त्र लियो बैकेलैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहते हैं? तो यह विटामिन है विटामिन D2 कहते हैं। आंसर ए बनेगा, विटामिन D2 को कहते हैं आर्गो कैल्सीफेरोल। यह अस्थियों मतलब हड्डी एवं दांतों के विकास के लिए उत्तरदायी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये हमें बतानी है। तो कौन नहीं है सही सुमेलित? तो आप देखेंगे टेकोफेरोल बेरी नहीं, ये गलत है। आंसर आपकी राइट आंसर बी होगी। टेकोफेरोल विटामिन ई होता है। टेकोफेरोल कौन सी होती है? विटामिन ई होती है। बेरी तो विटामिन बी की कमी से होती है। यह डिजीज़ जो है विटामिन बी से होती है, लेकिन टेकोफेरोल विटामिन ई होता है। इसकी कमी से क्या जनन क्षमता जो है कम हो जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन B1 है बेरी। अगला क्वेश्चन देखें कि 20 से 45 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है तो सभी 20 से लेकर 45 तक अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो देखिए 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37, 41 और 43। क्योंकि हमें 45 तक जानी है। टोटल संख्या कितनी है? 3 3 6। हमें डिवाइड करना है 6 से। जोड़िए कितना आ गया? 204 आएगा। इसको 6 से डिवाइड करिए कितने टाइम्स में? 34 टाइम्स में। इसका हमें माध्य निकल गया कितना? 34। आंसर निकला ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कौन है बताइए। आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी होगा क्लोरोमैफिनिकॉल एक प्रतिजैविक पदार्थ है जिसका उपयोग जो है जीवाणु जनित रोग के उपचार में होता है। अगला देखेंगे आप कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है कूट की सहायता से। तो आइए हम लोग देखते हैं सूची 1 और 2 क्या है। पदार्थ दोनों है हमारा, ठीक, हमें सही सुमेलित करके बताना है। तो आप देखेंगे क्या कि एस्पार्टेम जो है, एस्पार्टेम यह किससे संबंधित है? यह कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम क्या है? मधुरक। और फ्योन क्या है? तो फ्योन जो है देखेंगे आप ये प्रतिशक है। क्या है? प्रशीतक है। और नियोप्रीन क्या है? तो ये संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल जो है क्या है? प्रतिहिस्टोमेन है, हिस्टेमिन। तो आंसर इसके कौन सी मैच करेगी देखें तो ऑप्शन नंबर आपकी आएगी राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? कौन सा हार्मोन? तो आंसर बनेगा डी, ऑक्सीटोसिन जो है यह क्या करता है? स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। अगला है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह गैस है हाइड्रोजन। आंसर बनेगा ये हाइड्रोजन है। इस प्रक्रिया में निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अगला है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होते हैं? ये सभी आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा। इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए घरों और घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न क्या है कि एक बंद बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दिया है 4:7। यदि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया है 253 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी ऊंचाई ज्ञात हमें करना है। यदि हमने पाई की वैल्यू लेना है 22/7 लेकर बनाना है तब निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे कि 2πr(h) जो होती है वो बेलन की क्या होती है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है, ठीक। 2πr(h/πr²h) ये होता है इसका आयतन। तो आप क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी आपके पास बच क्या गया, इक्वल 4/7 दिया हुआ है ना। तो आपके पास बचा ये 2 से 2 कैंसिल करिए 2 टाइम्स में, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई। आर की वैल्यू आप देखेंगे कि 7/2 आएगी। कितना आ जाएगी, 7/2 आर की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रश्न, आर की वैल्यू आपके पास मिल गई है 7/2। 2πr(h) प्लस 2πr² इक्वल दिया कितना है 253। तो इसे अब बनाते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं। 2πr को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा h प्लस r इक्वल 253। 2 मल्टीपल 22/7 गुने 7/2। h की वैल्यू तो पता नहीं है, इसका है 7/2 इक्वल 253। 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना बच गया आपके पास, 22 इधर बच गया सीधे। तो लिखेंगे हम लोग 22 इंटू h प्लस 7/2 इक्वल 253 होगी। अब देखेंगे कि ये जो हमारा क्या है मल्टीपल में इधर आएगा तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक। तो यहाँ से आप डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर इसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, h प्लस 7/2 इक्वल 253/2। h इक्वल हो जाएगी आपके पास 23/2 माइनस 7/2। घटाइए तो कितनी आ जाएगी आपके पास 16/2। इसे काटिएगा तो 8 आएगी, यानी आंसर कितनी आई 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सी मैच करेगी आपकी, ऑप्शन नंबर आपकी मैच करेगी ए 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष बचे कार्य का भिन्न क्या होगा, हमें बताना है। तो देखिए, यदि दोनों की बात किया जाए तो 7/20, क्योंकि 7 दिन एक साथ काम करते हैं, प्लस 7/14 एलसीएम लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7/20 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इसको काटिएगा तो 1/2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 17/20 आ जाएगा, निकालिएगा तो शेष काम कितना बच गया, एक में से 17/20 को घटा दीजिए, यानी 3/20 शेष काम बच गया। तो देखिए 3/20 ऑप्शन नंबर आपकी राइट आंसर डी मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमगत छूट दी गई है, जिनमें से पहली छूट 14.1/2% है। अंत में यह वस्तु 9,405 रुपया में बेची गई तो दूसरी छूट कितनी प्रतिशत थी, हमें बतानी है। तो आइए दूसरी छूट निकाल के देखते हैं कितनी प्रतिशत। अब मान लेते हैं क्या दूसरी प्रतिशत छूट जो है 1% है। 12,500 इंटू 100 माइनस 14.5 बाई 100 इंटू 100 माइनस 6, क्योंकि दूसरी नहीं पता हमें, इक्वल में कितना है 9,405 है। यहाँ से सॉल्व करिए तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 5/4 मल्टीपल 85.5 गुने 100 माइनस x इक्वल 9,405। 100 माइनस x फाइंड करिएगा तो आपके पास निकलेगी 88। x इक्वल कितनी हो जाएगी 12%। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16,000 कितना दिया हो, 16,000 की राशि, धन राशि राहुल और विनोद में बांटी गई है। कितना, 16,000 की राशि को बांटा गया है राहुल और विनोद में। राहुल ने अपनी धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की और विनोद ने अपनी धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। यदि राहुल और विनोद को ब्याज के रूप में कुल 6,024 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो राहुल द्वारा कितने धनराशि का निवेश किया गया था। तो आइए हम लोग निकालते हैं कितना धन निवेश किया गया था उसके द्वारा, वो हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है, चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। हम मान लेते क्या है कि राहुल की धनराशि x है। किसकी है, राहुल की। ठीक, अब जो x ले लिए यहाँ पे तो x मल्टीपल 7.54/100 ये हमारा SI निकल गया। इसी SI को ना हम लोग जोड़ देते हैं, 16,000 में से घटाइएगा गुन्ने 12 गुन्ने 4/100 होगा, इक्वल में कितना आ जा रहा है 6,024। बस इसे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए तो आ जाएगा 30x प्लस 1600, 16,000 गुणे 48 माइनस 48x इक्वल, ये 100 इधर चला जाएगा तो 6,000 जो था 624 था, इसमें अब 20 इंक्रीज कर जाएगा, यानी आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी 9,200 आ जाएगी। देखिए 9,200, ऑप्शन नंबर आपकी बी है। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या दिया हुआ है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 6x माइनस 5y का मान हमें बताना है कितना होगा। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं। ये तो पहले आपको देखना होगा क्या ये 11 से डिविजिबल है। 11 से होगा तो स्वाभाविक बात है ये 88 से डिविजिबल होगा ही। यदि 8 से भी डिविजिबल होगा तब भी ये हम लोग 88 से डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसका वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या होना चाहिए। x की वैल्यू सपोज करें आप यहाँ पे 2x 6 4 और y है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज करें विभाज्य करने पे ये 6 पहले यहाँ पे रखिए आप, 6x माइनस 5y, यही ना हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये बस ध्यान में रखें। 2 प्लस 6 प्लस वाई में से घटाते हैं हम लोग x प्लस 4, तो ये कितने के बराबर आएगा, 0 या 11 के इक्वल। y के वैल्यू जब 0 रखते हैं तब तो क्या हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। 8 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कब, जब y की वैल्यू 0 हो तब। अब y की वैल्यू 8 रखते हैं तब क्या होती, तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 8 रखिएगा तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए तब ये हो जाएगी 8 प्लस 8 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 11। एक्स की वैल्यू तब कितनी आ जाएगी 1, कितनी आएगी तब 1 हो जाएगी। अब हमें वैल्यू निकालना है जो दिया हुआ था हमारे पास, क्या 6x माइनस 5y, यही ना था। तो 6 मल्टीपल 1 माइनस 5 मल्टीपल 8, 6 माइनस ये 40 घटा दीजिए यानी माइनस 34। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। नेक्स्ट है कि 342 किलोमीटर की दूरी 1.9 घंटे में तय कर लिया, कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। तो औसत गति कितनी होनी चाहिए, 342 बट्टे इतना कर दें, बस डिवाइड करिए, आपकी आंसर आपके सामने। यदि किलोमीटर प्रति यहाँ पे किलोमीटर है और 1 घंटा में हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो आप 5/18 से गुना कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 486 वर्ग सेंटीमीटर, इसके सभी किनारों की लंबाई के योग हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि क्या होता है, 6a² होता है क्षेत्रफल, 6a² इक्वल दिया हुआ है 486, a² है
तो 6 से काटिए 81 टाइम्स में, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा 9। ए की वैल्यू 9 आ गया। तो हमें बताना है किनारों की लंबाई के योग ज्ञात करना है, सभी किनारों के योग की लंबाई। तो कितना होता है टोटल किनारा 12 होता है, 12 नम्मा 108। आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए बोल क्या रहा है हमारे पास कि 1,04,000 के लाभ को 6:4:3 के 3 हिस्सेदारों अशोक, विमल और चिराग में बांटा जाना है। तो चिराग कितना प्रतिशत प्राप्त करेगा? चिराग कौन है? लास्ट वाला 3 वाला है। तो सबसे ऊपर 3 रखें, बाई में 6, 4, 10 और 13 नीचे हो गया। मल्टीपल करिए 104 और 3 टाइम्स 0 है उसे छोड़ दीजिए। ये कितने टाइम्स में कटेगा? तो ये कटेगा आपका 8 टाइम्स में। 8 3 जा 24 और कितना हमने 0 छोड़ा है 3, बस 3 0 लगा दीजिए। 24,000 ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए। नेक्स्ट दिया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए दिया, कुछ भी दिया है एम या एन, तो हमें वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो बस रखिए 103 माइनस 101 इंटू 103 प्लस 101 बाई कितनी हो जाएगी आपके पास 102 दी हुई है। ठीक है, इसे आप घटाइए तो कितना बचेगा? 103 में से 101 घटाइएगा तो 2 गुने, दोनों को जोड़िएगा तो कितना बच जाएगा? दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो 402 204 बट्टे 102, इसे 2 टाइम्स में काटेंगे यानी 2 2 जा 4। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी राशि पर 5 साल का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा? तो 20%, आइए हम लोग निकाल के देखते हैं। बोल रहा है 20% का मूलधन इक्वल 5 साल का, तो 1% का, ये तो 20% का था, 1% का मूलधन 5/20 हो जाएगा। तो 100% का हमें निकालना है ना। 100% इक्वल क्या हो जाएगा? 5/20 गुन्ने 100, तो 20 बचे 50 25 वर्ष, अर्थात जो है ब्याज हमारा मूलधन 25 वर्ष में होगा। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5% छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य जो है 885 रुपया है तो उसकी चिन्हित कीमत कितनी थी, ये हमें बताना है। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। देखेंगे कि अंकित मूल्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य मार्क प्राइस इक्वल होगा हमारा सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस क्या जो डिस्काउंट हुआ है वो परसेंट। तो लिखिए एसपी कितना है 855 रुपये में बेच रहा है, गुन्ने 100 बट्टे 5 डिस्काउंट दे रहा है यानी 95 हो जाएगा। काट के देखिए कटेगा तो 9 टाइम्स में कट रहा है यानी 900 क्या आ गया हमारा मार्क प्राइस आ गया। तो राइट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी बन गया ऑप्शन। नेक्स्ट है कि देव ने जयराम को 17 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार दिए और कार्निक को उसी दर पर 16 वर्षों के लिए 4,700 रुपये उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 21,120 रुपये प्राप्त किए। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी ये हमें बतानी है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखेंगे साधारण ब्याज इक्वल होगा 17 मल्टीपल 8,000, क्योंकि आर तो दिया नहीं तो आर रखेंगे बाई 100 प्लस 4,700 मल्टीपल 16R बाई 100 इक्वल कितना आ जाएगा 21,120। अब इसे आप सॉल्व करिए, तो आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। यहाँ पे 100 दोनों में कॉमन कर सकते हैं आप, तो आपके पास आ जाएगी 1360R प्लस 752R इक्वल आ जाएगा 21,120 होगी। दोनों को ऐड कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 2,112। आर इक्वल इतना हो जाएगी। इस ये कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में कटेगी यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%।
तो राइट आंसर क्या बन गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी बन गया 10%। अगला है कि 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमें क्या होगी ये बतानी है। तो पहली संख्या और 17वीं संख्या, 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 दिया हुआ है। तो 17 + 1/2 यानी 18/2 तो 9। यह जो है इसकी औसत कितनी है? 41 दी हुई है। कितना दिया है? 41। नौवीं संख्या बीच की संख्या क्या है? 41। तो पहली संख्या नौवीं संख्या -8 यानी 41 में से हम लोग कितना घटा देंगे? 41 में से 8 तो कितना आ जाएगा? 33। तो सबसे छोटी संख्या जो आएगी वो रहेगी हमारी ऑप्शन बी होगी। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर और समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर। तो अन्य समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी हमें बताना है। तो मान लेते हैं दूसरी समानांतर भुजा x है, तब समलंब का क्षेत्रफल निकलते हैं क्या? तो 1/2 गुने हाइट और गुने समानांतर भुजाओं का योग होता है, जिसमें दिया हुआ हमारे पास क्षेत्रफल 21। तो आराम से बन जाएगा ये। देखिए कि 1/2 इंटू हाइट और जो उसके भुजाओं का योग है वो यानी 8.31 है और प्लस एक जो हमने x लिया है इक्वल कितना है? 21 है। आप देखेंगे कि 21 और 21 में मल्टीपल करेंगे 42 हो जाएगा। h इक्वल हो जाएगा आपका 42 और बाई में ये आ जाएगा आपके पास 8.3 प्लस x हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे इसको, ये जो मेरा x है और h की वैल्यू कितनी है? h का वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 से ये कटेगा क्या? 3 से कटेगा, 3 1 जा और 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 में से आपको घटा देने होगा 8.3, घटाइए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5.7। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी दूसरी जो समानांतर भुजा है वो कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर डी 5.7 आ गया। नेक्स्ट है कि एक विक्रेता कुछ केले 1 रुपया में 2 के हिसाब से खरीदता और 7 रुपये में 10 के हिसाब से देता, तो इसका क्या परिणाम होगा हमें बताना है। तो एक केला का क्रय मूल्य 1/2। देखिए एक केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हाफ होगा। और एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7/10। तो लाभ कितना हो जाएगा? 7/10 में से घटाएंगे तो घटाइए कितना आ जाएगा? 2/10। इसको काट भी सकते हैं, 1/5 से भी कर सकते हैं, तो 2/10 हम लोग रहने देते हैं। लाभ परसेंटेज आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 2/10 इंटू 100 बाई 1/2 होगा, क्योंकि ये हमारा क्रय मूल्य है। तो काटिए यहाँ से। तो अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे आ जाएगा 200/5, काटिए 40%। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर आपका 40% की हमें प्रॉफिट हुई है ना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि 10वीं कक्षा के डिवीज़न ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 56 है। डिवीज़न बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 52 है और डिवीज़न सी के 40 छात्रों का अंकों का औसत 50 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीज़न के छात्रों के अंकों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो तीनों डिवीज़न के औसत अंक कितने हो जाएंगे? देखिए 45 गुने 56 प्लस करना है आपको 40 गुने 52, फिर प्लस करिए 40 गुने 50 बट्टे कितना हो जाएगा? 45 + 40 + 40, सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? आप 2520 प्लस 2080 प्लस 2000 बाई ऐड करिए तो 125 आ जाएगी। इसको डिवाइड कर दीजिए, सभी को ऐड करिए तो 6600 बाई 125, काटिए
कितनी आ जाएगी 52.8। तो राइट आंसर हमारा बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमें मान ज्ञात करना है इसमें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसे मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा आपके पास, तो आंसर आपको बता दें राइट आंसर इसका सी होगा। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको आप प्रॉपर वे में जो मल्टीपल जानते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है कि ये टोटल जो जितना नंबर है इस टोटल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो ये उठाइए कितनी है हमारे पास 2,08,000 है, 2,08,000 है मतलब 2,08,000 है। तो 2,08,000 है, इसमें से हम लोग 2,00,000 में से जैसे 2,00,000 हो गया ना मेरा, तो इस 2,00,000 में से 8 को घटाते हैं तो क्या मेरा इतना बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और 2,00,000 में यदि हम लोग 8 ऐड कर देते हैं तो इतना आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होती है। तो आप इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से घटा दीजिए। तो आप जानते हैं कि 20 का यानी 400 कर दीजिए, ठीक है। 8 का यानी 64 कर दीजिए, घटा दीजिए इसमें से, जो घटाइएगा यहाँ से कितना आ गया 6 और 9 में से 6 3 और ये बच गया 3, यानी स्टार्ट जो होने वाली हमारे पास वो कितनी से होने 3999 आने वाली है। तो हमारे पास स्टार्ट जो होगी 64 घटेगी, तो जो हम लोग 20 का करेंगे 400 आया हमारे पास 20 का, और 8 का 64 आया। लेकिन हमारा 20 तो था नहीं, क्या था ये 2,00,000 था, है ना। तो 2,00,000 में से हमें 64 को घटानी, तो 64 को घटेगा तो स्वाभाविक बात है ये 6 और ये 3, उसके बाद जस्ट 9999 आते रहेगी ना। तो आंसर क्या बनेगा लास्ट में 3, राइट आंसर सी आएगी। बोल रहा है यदि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 60 दिनों में पूरा करता है, ए उसी कार्य को 1/5 भाग कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए 2/3 भाग 60 दिनों में करता है, यानी कि 3/2 मल्टीपल 60 30 होगा, यानी 30 90 दिनों में। तो 5 भाग को 90 गुने 1/5 यानी 18 दिनों में कितने दिनों में कर लेगा 18, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि संख्या 720 के गुणनखंड 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो 720 के गुणनखंड 2 गुने 300 2 मल्टीपल 360 करेगा तब भी आपके निकलेंगे, या फिर 720 का आप गुणनखंड निकाल सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके गुणनखंड कितने हैं। जैसे 720 है, इसका आप निकालेगा ना 2 से, तो 3 टाइम्स में 6 निकल रहा है, 2 से फिर 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से निकल रहा है ना 15, फिर 3 से निकलेगा 5 टाइम्स से। तो ऐसे आप लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। ये तो आपका ये पता चला कि इतने सारे फैक्टर हैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये 36 भी इसका फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है ना। तो वैसे पूरे काउंट करके बताना है टोटल इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं। तो 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, इसका 8 होगा, 9 होगा, 10 भी होगा, 12 होगा, 15 होगा, 16 18 20 और 24 होगा। तो आंसर कितना हो गया इसका टोटल सी आ जाएगा 28। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग। देखिए इसमें दिया गया है कथन और निष्कर्ष हमें निकालना है इसमें। तो देखिए कथन क्या है, कह रहा है कथन क्या है, कोई पी क्यू नहीं है, सभी क्यू आर हैं, सभी क्यू आर हैं। अब बोल रहा है क्या, कोई पी क्यू नहीं है, तो यहाँ पे पी डाल दीजिए अलग। अब बोल क्या रहा है कुछ आर क्यू हैं, कुछ आर क्यू हैं, बात तो सही है। कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू पी है, बिल्कुल गलत है। कुछ पी आर है, कुछ पी आर है, ये भी गलत है। यानी आंसर सिर्फ आया क्या मेरा, तो आंसर बस आया मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सही हुआ। यानी कौन सा अनुसरण करेगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन हमारा अनुसार सिर्फ एक कथन अनुसरण कर रहा है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है 7f 6f1 = 176। आप देख रहे हैं ना 1 उसके बाद ये उसके बाद ये, आप यहाँ पे भी वही करना है कंडीशन। सबसे पहले आपको लेना है 4, उसके बाद ये तब ये।
आपको सबसे पहले 8 लेना है, उसके बाद 3 लेना है, उसके बाद 1, यानी 831। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए स्थिति में 5 के फलक के विपरीत फलक क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो 5 के विपरीत क्या आने वाला है, तो आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ठीक। 1 और 1 कॉमन हो गया, हमें बताना है 5 के विपरीत, ठीक। तो 6 के विपरीत क्या है, 3 है। 5 के विपरीत क्या है, 2 है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है कि दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनना है। 76 से 42, 47, 46 से क्या आने वाली है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास 7 और 6, 7 6 में मल्टीपल 42 आएगा, 4 और 6 में मल्टीपल करिएगा तो 24, ऑप्शन नंबर बी आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अगला अक्षर को आपको बताना है, मतलब अलग जो है अक्षर वो बताना है। तो सबसे अलग देखिए कि सभी विकल्प में देखेंगे तो अंतिम 2 अक्षर के बीच का अंतर समान है सभी में। कौन से, तो अंतिम 2 अक्षर। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे कितना है, ये 21 पे आता है और ये 26 पे, तो कितना का डिफरेंस है, 21 और 26, डिफरेंस है 5 का। ये 11 पे, ये 16, 5 का, ये 5 पे और ये 10 पे 5 का। बट ये देखिए 14 और ये 20, तो ये कितना, 6 का डिफरेंस, यानी आंसर बच गया, आंसर ए। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 संख्या अंकों को नहीं को आपस में बदलना चाहिए, है ना। तो कौन कौन सा है बदलना, हमें बदलना है 2 और 6 को, इसको और इसको चेंज करिए, आंसर आपके सामने बनेगी। अगला देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम संख्या आपको चुनना है। तो सबसे इसमें विषम संख्या बता दें, ये डी है। विषम संख्या कैसे ये डी है, देखिए 6812 जो है सभी विकल्प की संख्या में प्रथम 2 अंकों का योगफल अंतिम 2 अंकों की संख्या होती है। आप देखेंगे 7 और 8 ऐड करिए 15, 5 7 12, 9 8 17, 6 8 को ऐड करिए 14 आता है, ये 12 है। अगला क्वेश्चन दिए गए, ये क्रम को हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए व्यवस्थित करिए, देखिए डेसी, किलो, सेंटी, डेका, हेक्टो, मिली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए इसे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है मिली, तो ये आता है सबसे छोटा मिली। 2 से स्टार्ट होने वाला है, बी है और ए है, बस यही, यानी सी काटिए और डी भी काटिए। अब देखिए मिली के बाद जस्ट आता है सेंटी। सेंटी कौन है, 5। तो आप देखिए 2 के बाद 1, यानी ये कट गया, यानी आंसर हमारे पास क्या बचेगा, बस ए, राइट आंसर। तो यानी हो जाएगा कि आपके पास ए में देखिए पहले मिली, फिर सेंटी, उसके बाद आता है डेसी, उसके बाद आता है डेका, उसके बाद हेक्टो, तब आता है किलो। यहाँ पे दिया गया है एक पद लुप्त है, उसे बताना है क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आर, ठीक, आर से आपने कितना इंक्रीज किया, 7, तो वाई आया। वाई से आपको कितना ऐड किया, 7, तो एफ आया। एफ से, एफ जो 6 पे होता है, 6 में 7 जोड़िएगा तो ये 13 पे आएगा। इसमें 13 ऐड करिएगा, 13 में 7 तो 20, यानी टी से स्टार्ट होने वाला, तो टी से तो सभी है, ठीक। अब क्यू की बारी, क्यू से भी आया, तो ये 17 और ये 5, तो 22 आ रहा है। इसमें भी जोड़िएगा तो 5, इसमें भी जोड़िए तो 5, तो इसमें भी 5 जोड़िए, तो 6 5 11, यानी आना चाहिए के इसमें है और एक इसमें, यानी सी काट दीजिए और बी काट दीजिए, हमारा आंसर आएगा या तो डी या तो ए। अब देखें तीसरा है एम के बाद भी आ रहा है, यानी कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा, ठीक है। एम से भी 9, यहाँ पे भी 9 बढ़ाइए, यहाँ पे भी 9, और 14 में 9 बढ़ाइएगा तो कितना बनेगा, 14 में 9 बढ़ाइएगा तो 23 बढ़ेगा, यानी डब्लू आना चाहिए, तो डब्लू भी है, इसमें भी है। अब लास्ट से ही पता चलेगा, आर से सी हुआ, यानी कितना इंक्रीज़ किया, 11 बढ़ा, फिर सी से यहाँ 11 बढ़ाई, फिर से 11 बढ़ाई, और वाई से 11 बढ़ाइएगा तो कितना बनेगा, जे बनेगा, है ना, जे। तो आंसर कौन सी आ रही है, हमारे आंसर नंबर डी आ रहा है। नेक्स्ट है, दिए गए मुर्दारे के घन बनाना है, जिस प्रकार बने घन में क्यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सी आने वाला है, वो हमें बताना है। तो कौन सा आएगा, तो आप देखेंगे क्या कि ए के विपरीत @ होगा, ठीक है। ए के विपरीत @ हैशटैग, हैशटैग के विपरीत जो होगा क्यू होगा, और पी के विपरीत क्या होगा, आर होगा। तो हमें किसका बताना था,
हमें बताना था क्यू का, क्यू का बताना था ना, तो क्यू का कौन है, हैज़। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है किसी तरह संगत है, एक असंगत है, वही हमें बताना है कौन असंगत है। तो देखिए सभी विकल्पों में से सम और विषम संख्या का जोड़ा है, जबकि बी ऑप्शन जो है हमारे पास, ये बी दोनों के है सम है, इसलिए आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए इसमें खाली स्थान को आपको भर के बताना है क्या आएगा। तो देखिए इसमें कैसे आप बनाइएगा, 6 और 4 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 10, 10 का होल स्क्वायर, 7 5 12, 12 का होल स्क्वायर, 9 में कितना ऐड करिएगा कि आपके पास 13 आएगा, क्योंकि ये 13 का होल स्क्वायर है, तो 9 में 4 ऐड करेंगे तब तो 13 आएगी ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन क्या है कि अधिकांश फसलें जो हैं मशीन है, अधिकांश फसलें जो हैं, अधिकांश फसलें जो हैं क्या है, मशीन है, ठीक है। और कुछ मशीनें क्या है, मूर्ख है, कुछ मशीनें जो है मूर्ख है। अब निष्कर्ष क्या है हमारा कि कुछ मूर्ख मशीनें हैं, कुछ मूर्ख जो हैं, या फिर ऐसे भी बन सकती है जो ये फसल है ये ज़्यादातर क्या है, मशीनें हैं, और मशीनें मूर्ख भी हो सकती हैं और फसल भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे कुछ मूर्ख मशीनें हैं, कुछ मूर्ख जो है मशीनें, ये तो बात सही बोल रहा है, मशीनें हैं। अगला है कुछ फसलें मूर्ख हैं, कुछ फसलें जो हैं मूर्ख हैं, कुछ फसलें मूर्ख, इससे तो नहीं आ रहा है, तो ये कैंसिल, यानी हमारा निष्कर्ष सिर्फ एक निकल रहा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए, ये तो आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप बता दीजिए कि कौन होगा, आपको बता देते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो संख्या वही साझा करता है संख्या युग्म के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे 38 में मल्टीपल 2 से करिएगा 76 आएगा, तो वैसा ही आपको कोई देखना है, उसे 2 से मल्टीपल करके वो लाना है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 42 को मल्टीपल 2 से करिएगा तो 84 आ रहा है ना, तो आंसर हमारे पास बी बनेगा। अगला देखिए, विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, तो इसे बताना है, मदर को ये लिखा गया, ऑरेंज किस प्रकार लिखेंगे, तो एम के बाद एन आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, मतलब जस्ट एक बाद वाला लिख रहा है, तो ओ 15 यानी 16, पी से स्टार्ट होगा, आर 18 यानी 19 होगा, ठीक। ए के बाद बी है, ठीक, एन के बाद 14 है, तो 15 होना चाहिए, यानी ओ होना चाहिए, तो इसमें तो दिया नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि एम का एन डाला हो, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि सभी में यहाँ तक एक एक बढ़ाया, इसके बाद एक एक घटाना है, एन से एक एक घटाइए, तो क्या हो जाएगा, 14 से एक घटा 13, इस 7 से एक घटाइएगा तो 6, यानी एफ आना चाहिए, तो एफ आया, ठीक। और इससे एक घटा दीजिए तो ये 5, ये 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, राइट आंसर हमारा बी मैच कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या हमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए लुप्त संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, 7 और 10 को ऐड करिए, 17 17 का होल स्क्वायर 289, 5 में कितना ऐड करिएगा कि 13 आएगा, 5 में कितना ऐड करेंगे तो 8, 5 और 8 को ऐड करेंगे 13, यानी ये आएगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 8 आएगा। यहाँ पे बताया गया है क्या, अल्फ़ाबेट का वैल्यू दिया है कि एस का गुना होता है, भी का अर्थ घटाना, एम का अर्थ जोड़ना, एल का अर्थ भाग करना, बस यहाँ पे आप रखना है। भी का अर्थ क्या है, घटाना, एम का अर्थ है जोड़ना, एल का अर्थ है भाग देना, और एस का अर्थ है गुना करना, बस अब इसे गुना कर दीजिए, यानी पूरे सॉल्व करिए तो आंसर आपके पास रहेंगे राइट आंसर डी 177। निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षर में कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार रखने पे अक्षर की श्रृंखला को पूरा करेगी, तो कौन पूरा करेगा, तो अब देखेंगे, पहले इसे तो काउंट करना होता है आपको, सीरियल वाइज पे इसे रखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी फुलफिल करेगा, राइट आंसर बी बनेगा। एक घड़ी में जो है 10:30 हो रहे थे, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए यहाँ पे जैसे एक घड़ी है, बोल क्या रहा है कि 10:30, यानी लगभग यहाँ पे होगी 10:30, यही ना। तो ये हमारी मिनट की है, ठीक, ये छोटी वाली सपोज करिए, और ये बड़ी वाली है, ठीक, ये हमारी घंटा की, ये मिनट की। तो आपको बताना है घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। यदि हमारी क्या है, मिनट की सुई दक्षिण बोल रहा है, दक्षिण, तो ये किधर होगी, आपको पता है ना, ये डायरेक्शन जो है ये किधर दिखा रहा है,
ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखा रहा है ना, यानी उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन बी। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ओ का वैल्यू 20 यानी 15 होता है और 5 बढ़ा दिया गया, वैसे ही इसमें भी सभी का वैल्यू 5-5 बढ़ा के ऐड करना है। तो कूट भाषा PIG का बताना है कितना वैल्यू हो जाएगा, तो इसमें भी सभी में 5-5 बढ़ा के ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? सभी को ऐड करिएगा, उसमें 5 जोड़ देना है। इसमें भी सभी को ऐड करिए, उसमें 5 प्लस करना है। इसका वैल्यू 16, इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू 7, सभी को ऐड कर दीजिए। तो 32 में 5 जोड़िए 37, आंसर बनेगा बी। एक लड़का की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का इकलौता बेटा है। वह लड़की उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो वह फुफेरी बहन होगी, आंसर सी बनेगा। यदि एक दर्पण दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया, तो कैसा फॉर्मेशन इसका आएगा? कौन सा फॉर्मेशन आएगा? देखिए, इसका फॉर्मेशन बनेगा राइट आंसर डी। इसमें बताना है, आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करता है। त्यौहार, दुर्गा पूजा, दिवाली और ईद, ये सभी त्यौहार है। तो ये लेकिन सभी अलग अलग है ना। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर ए, क्योंकि ये त्यौहार है सभी। ये दिवाली, ये हमारा दुर्गा पूजा और ये ईद है। अगला दिया गया है, क्या इस कागज़ को मोड़कर छेद करने पर कौन सी उत्तराकृति आने वाली है, ये आपको बतानी है। तो कौन सी उत्तराकृति आएगी? तो इससे ऑप्शन नंबर ए आकृति आएगी। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनना है। प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा एम्पियर, आंसर सी बनेगा। प्रतिरोध मात्रक है ओम का, उसी प्रकार विद्युत धारा मात्रक है एम्पियर का। अलग शब्द समूह कौन सा है वो बताना है। शेर, गुफा, आंसर सी बनेगा। अन्य सभी विकल्प में जीव के रहने का स्थान है। महल जो है राजा के लिए, घोंसला पक्षी के लिए, कुटिया जो है किसान के लिए, और शेर गुफा, तो आंसर बनेगा सी। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या हमें बताना है। तो देखिए, 153 में 49 ऐड करिए, इसमें 49 ऐड करिए 251, इसमें 49 ऐड करिए 300, इसमें 49 ऐड करिए 349, आंसर बी बनेगा। एक पासे में उसके आसान फलक 1, 2, 3 और 4 डॉट्स दक्षिणावर्त क्रम में अंकित है। 5 और 6 डॉट्स क्रमशः उसके शीर्ष और सबसे निचले तल पर अंकित है। यदि डॉट संख्या 1 इसके सबसे ऊपर वाले फलक पर आ जाएं, इस स्थिति में सबसे निचले फलक पे कितने डॉट्स होंगे, ये हमें बतानी है। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा? 3 होगा। 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, यानी आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को आपको चुनना है। विषम कौन है इसमें? सिडनी, ये कहाँ की है? सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। अब देखेंगे, इस्लामाबाद राजधानी है, काबुल भी राजधानी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की, काबुल अफ़गानिस्तान की, कैनबेरा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया की शहर है, वहाँ पे है ना, जगह है, बट ये सब कैपिटल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कि अगला प्रश्न आकृति क्या आने वाली है। यहाँ पे उत्तराकृति दी हुई है, इसमें से चूज करके आपको बतानी है। तो आंसर इसमें आएगी आपकी राइट आंसर डी बनेगी। इसमें बताना है कि ये कौन अंतर्निहित है, इसको घुमाने की अनुमति नहीं है आपको, ठीक है ना। प्रश्न आकृति आपने देख लिया, चलिए इसमें बताइए कौन सी आकृति फुलफिल करेगी इसे। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। इसमें बताना है कितने वर्ग हैं, आपको काउंट करनी है, काउंट करके बतानी है टोटल इसमें कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आपके टोटल 20 इसमें वर्ग आएंगे। इसमें बताना है कि अगला शब्द क्या आएगा। तो देखें, यहाँ से ए से ई गया, 4 बढ़ा, एन से आर 4 बढ़ा, तो आपको बी 2 से 4 बढ़ा दीजिए, यानी 6। 6 पे कौन है? बस ऑप्शन नंबर एक ही तो है, डी। नीचे दिए गए शब्द 3 किसी प्रकार संगत है, एक असंगत बताना है कौन है। तो अब देखेंगे, एक असंगत जो है आवाज़ बढ़ाना, यहाँ पे असंगत है, आंसर बनेगा सी, आवाज़ बढ़ाना।
अन्य सभी एक प्रकार के क्या हैं, आवाज़ बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, बट ये आवाज़ बढ़ाना है। जैसे 44 से 408, तो अगली क्या हमारा युग्म होनी चाहिए जो वैसे ही रिलेटेड है। तो आप देखेंगे 44 गुने 9 करिएगा, 44 गुने 9 प्लस 12, तो आपके पास आ जाएंगे 408। वैसा ही कोई इसमें से ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। जैसे आप ऑप्शन नंबर सी उठाइए, ठीक। 53 मल्टीपल 9 प्लस 12 करिएगा ना, तो आपको 489 आएगी। तो आंसर नंबर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEFGA 7 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज पर परितः केंद्रमुख होकर बैठी हैं। ई ठीक डी और सी के बीच में बैठी है। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। बी ठीक ए और डी के बीच में बैठी है। ए डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन लड़की बैठी है, ये हमें बतानी है। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये सर्कल बनाएंगे। कितने हैं, 7। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 1 7, टोटल 7 हुए। अब देखें यहाँ पे आपको रखना है ई, इसको रखना है सी, इसे रखना है जी, इसको रखना है एफ, इसे ए, और इसको बी, और इसका लास्ट है डी। अब बस आपको आंसर बताना है, बोलना है कि एफ के दाईं ओर तीसरे, एफ के दाईं ओर तीसरे, एफ के दाईं ओर तीसरे 1 2 3, यानी डी दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन लड़की बैठी है, कौन बैठी है, डी बैठी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष है। क्या है कथन कि कुछ ऊंट जहाज है, कुछ ऊंट क्या है, कुछ ऊंट जो है जहाज है, ठीक। कोई जहाज नाव नहीं है, कोई भी जहाज जो है नाव नहीं है, ठीक है, अलग है नाव। अब देखिए कुछ जहाज ऊंट है, कुछ जहाज जो है क्या है, ऊंट है, कुछ जहाज ऊंट है, बिल्कुल बात सही। कुछ ऊंट नाव नहीं है, कुछ ऊंट नाव नहीं, ये भी बात सही है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है PQRST 7 बैठे हैं, टी एक अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाईं से तीसरे स्थान पे है, टी के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है, हमें बतानी है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, सीरियल वाइज पे आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में है टी, इसके बाद है पी, और इसके बाद है आर या फिर एस, यहाँ पे एस या आर, यहाँ पे रहेगा क्यू, ठीक। अब टी के दाएं चौथा देखिएगा तो कौन है, 1 2 3 4, कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है कि यदि ए बी की माँ है, एक्स वाई का पिता है, एच जे का भाई है, एल वाई का पिता का भाई है, बी एल की बहन है और जे ए का पति है, तो जे का वाई से क्या संबंध है, हमें बताना है। जे का वाई से संबंध है, दादा है उसके, आंसर डी बनेगा। एक विशिष्ट कूट भाषा में डेंजर को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, इसको आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी को 1 लिखा गया, ठीक है, ए को 4 लिखा गया, यहाँ पे ए को 4 लिखा गया, वैसे ही बताना आर को क्या लिखा गया, 7, यानी 7 ए को लिखा गया है 4, 7 4 से कौन स्टार्ट है, अभी तक 2 मिल रहा है हमारे पास, बी और ए कैंसिल। नेक्स्ट जी का वैल्यू क्या है इसमें, जी का वैल्यू आपका 2 है, 2, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बना हमारा राइट आंसर सी। इसमें लुप्त संख्या आपको बताना है कि क्या होने वाला है लुप्त इसमें। तो देखेंगे कि यहाँ 5 और 4 दोनों ऐड करते हैं तो 9 आएगा, 6 और 5 ऐड करिए 11 आएगा, 7 और 6 ऐड करिएगा 13 आएगा, राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन दिया गया है, निष्कर्ष। कथन क्या है हमारे पास, तो कथन है कि कोई भी मक्खन जैम नहीं है और केला जो है मक्खन है। तो देखिए केला क्या है, केला मक्खन है, ठीक है,
कोई भी मक्खन जैम नहीं है, यहाँ जैम डाल देते हैं, जैम नहीं है। अब देखिए केला जैम नहीं है, केला जो है जैम नहीं है, बात सही बोला है। केला जैम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये गलत बात है। ये बस तो बोल रहा है जैम नहीं है, नहीं है। आंसर हमारा निष्कर्ष एक निकला, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, केवल अनुसरण ए करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है कि 6 मित्र पश्चिम की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। गौरव मनी मीनल की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। वायु और मीनल के बीच तरुण वरुण बैठा है। पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ललित मीनल के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में बैठा है। गौरव किसी एक कोने पे बैठा है। पूर्वी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये बताना है आपको। पूर्वी के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको सीरियल वाइज करना होगा थोड़ा। सबसे पहले पूर्वी, जस्ट इसके नीचे ललित, जस्ट इसके नीचे मीनल, जस्ट इसके नीचे वरुण, इसके जस्ट नीचे वासु, जस्ट इसके नीचे गौरव। ठीक, ये आप यदि सीरीज लाए हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बताना है ना कि पूर्वी के ठीक बाएं, पूर्वी के ठीक बाएं कौन है, तो ठीक बाएं कौन है, जस्ट इसके बाएं में ललित है, क्योंकि इधर मुंह करके बैठे हुए हैं सभी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है। अस्पताल जाने के लिए कहाँ से चलती है, घर से। वह पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से घर है, ये 5 किलोमीटर चली अस्पताल जाने के लिए। ठीक, 5 किलोमीटर चली, यहाँ अस्पताल जाना है। और फिर वहाँ से दक्षिण पूरब मुड़ जाती है, यानी इधर मुड़ती है। दक्षिण पूरब मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। फिर वह उत्तर पूरब मुड़ती है। यहाँ से उत्तर पूरब कौन सी होगी, उत्तर पूरब ये होगी। उत्तर पूरब मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 10। अंततः अस्पताल पहुँच जाती है। इसके घर से अस्पताल किस दिशा में, घर से अस्पताल किस दिशा में है, तो किस दिशा में, ये उधर जा रही है ना, तो कौन सा दिशा पड़ जाएगा, यहाँ पे है सीधे, ये डायरेक्ट दिख रही है क्योंकि यहाँ पे है, तो ये सीधे इसका जो है पूरब में पड़ रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, पूरब में है। आगे आने वाली आकृति कौन सी होगी आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर को देखें, तो राइट आंसर आपको मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला क्या गया है कि Q जो है बड़ा है Z से, इक्वल U, P बराबर T छोटा है E से, Q छोटा है D से और D छोटा है P से। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सही नहीं है यहाँ पे, तो आप देखेंगे क्या कि ऑप्शन नंबर आपकी जो बी है ये सही नहीं है, यानी कि U जो है बड़ा है T से। U यहाँ पे आप देखेंगे U T से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे देखें, इसका पूरा हम सीरीज बना देते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, U बराबर Z से बड़ा Q से बड़ा D से बड़ा P बराबर T है से बड़ा E है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि U हमारा यहाँ पे है ना, U जो है क्या बड़ा है T से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ा कौन सा है, बड़ा T है, बल्कि U नहीं बड़ा है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग देने से है, माइनस का अर्थ जोड़ने से है, मल्टीपल का अर्थ घटाने से और डिवाइड का अर्थ गुणा करने से है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा हमें बतानी है। तो यहाँ पे सभी का हम वैल्यू रख देंगे, जो डिवाइड है उसका अर्थ गुना कर देते हैं ना, यहाँ पे रख के आप बनाइएगा, तो आपके पास आंसर आएगी, वो आएगी आंसर नंबर डी, 4 आएगा। अगला प्रश्न देखिए कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन आएगी, तो आप देखेंगे 8 से 27, यानी 2 का क्यूब, ये 3 का, ये 4 का, तो अगला 5 का क्यूब आना चाहिए। आंसर तो डी सीधे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि
कि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको कूट भाषा में क्या लिखेंगे बताना है आपको। तो देखिए ये कैसे लिखा गया है, बी से आर गया है, यानी कितना बढ़ा है, तो यह बढ़ा है 16, क्योंकि आर 18 पे होता है, बी 2 पे होता है, तो कितना 16 बढ़ा। यू 21 पे होता है, के 11 पे, तो कितना ये घटा, 10 घटा। ऐसे ही देख रहे हैं ना, पहले प्लस 16 हुआ, फिर घटा 10, फिर 10 घटा, फिर 10 घटा, मतलब फिर लास्ट में एक ही बार 16 बढ़ रहा है। मतलब उसके बीच में जितने भी हैं सब घट ही रहे हैं, -10 हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट और लास्ट जो है प्लस हो रहे हैं, वो कितना 16। तो आपको भी ये लास्ट और फर्स्ट को सिर्फ 16 ऐड करना है। तो इसमें 16 ऐड करिएगा, ए में 1 पे होता है तो 17, 16, ये 16 ऐड करेंगे तो 17, 17 मीन्स क्यू ऑप्शन नंबर बस एक ही है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।